हेलो ट्राइबल्स। तो आज से हम फार्माकोलॉजी की स्टार्ट कर रहे हैं और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं जनरल फार्मा नहीं बताऊंगा क्योंकि इन जनरल फार्मा इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग जो सब लोग इस टाइम तक पढ़ ही लेते हैं। और मेन दिक्कत लोगों को आती है एएनएस पढ़ने में, तो आई स्टार्ट विद एएनएस फर्स्ट। आज एएनएस का बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो देखते हैं कि एएनएस क्या है और व्हाट डज़ इट वर्क फॉर, एंड उस पर कौन से ड्रग्स वर्क करते हैं एंड कौन से ड्रग उसे इनहिबिट करते हैं और वो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ एएनएस। एएनएस का मतलब है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस से क्या समझने में आता है? ऑटोनोमिक मतलब ऑटोनोमस, कॉन्शियस या इनवॉलेंट्री कंट्रोल। ऑटोनोमस मतलब ऑटोमेटिक होने वाले जितने फंक्शंस हैं उन सब का कंट्रोल जो सिस्टम करता है उसे कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हमारे पास दूसरा एक होता है जिसे कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे वॉलेंट्री फंक्शंस को चेक करता है, जिसके सारे नर्व्स माइलिनेटेड होते हैं। अब देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अपन रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि दिस वर्क्स यूजुअली व्हेन वी आर रेस्टिंग, और जब कोई भी टाइप का वर्कलोड नहीं कर रहे हैं इन नॉर्मल टाइम्स, इन रेस्ट टाइम्स। सिंपैथेटिक को वी कैन ऑल्सो से इट्स एन इमरजेंसी सिस्टम। फॉर एग्जांपल लेट हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल सुबह जैसे नॉर्मल हम देखते हैं कॉलेज जा रहे हैं, मैक्सिमम लड़के लोग का ये होता है सुबह सुबह जल्दी तैयार होना है, तो उस टाइम पे इतना नहीं सोचते कि क्या भूख लग रही है क्या नहीं लग रही है। हार्ट रेट बढ़ा रहता है कि लेट हो जाएंगे, तो ये सब के टाइम पे बढ़ा रहता है। तो उस टाइम पे सिंपैथेटिक फंक्शन ज़्यादा काम करता है और पैरासिम्पैथेटिक कम करता है जब रात को सब काम धाम करके आराम से बैठे हैं, तब रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम एड्रिनर्जिक सिस्टम बोलते हैं। इसका रीज़न आगे देखते हैं। अब जो नर्व सप्लाईज क्या आती है वो क्या है? पैरासिम्पैथेटिक की नर्व सप्लाई जो रहती है वो रहती है क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, मतलब cranial nerves 3, 7, 9 and 10 comprises of parasympathetic nerves and sacral part में S2 and S4 comprises of the parasympathetic nervous system part। और यही चीज़ अगर मैं सिंपैथेटिक में देखूँ तो सिंपैथेटिक का है थोरैको लंबर आउटफ्लो T1 to L3, ये लाइन से जाते हैं और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नर्व्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या कंप्राइज रहता है, क्या क्या पार्ट्स रहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, ये दिख रहा होगा, ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, दिस विच रीचेस टू अ गैंग्लियन, जहाँ पे दिस रिलीजेस द न्यूरोट्रांसमीटर जो कि है ACH क्या है? एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगा विच विल बी रिसीव्ड बाय द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर के पास कोई तो रिसेप्टर होगा जो इस न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट कर रहा होगा, तो उस रिसेप्टर का नाम है NN रिसेप्टर। ये NN रिसेप्टर क्या है अभी आगे जस्ट मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अभी के लिए याद क्या रखना है कि दिस इज NN रिसेप्टर, दोनों में, ये वाले में नर्व में भी ये वाले फाइबर में भी। तो अब क्या हो रहा है, अब क्या होगा कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमने इसे कहा था एड्रिनर्जिक सिस्टम में क्योंकि यहाँ से कैटेकोलामाइंस निकलते हैं एट दी एंड। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अपने एंड से कैटेकोलामाइंस निकालते हैं, फॉर एग्जांपल नॉरएपिनेफ्रिन या फिर नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामिन। तो ये दोनों तो एक्ट्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, बट हमारे पास क्या है साथ में एड्रीनल। अब यही पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रीनल मेड्यूला को भी सप्लाई करेगा। एड्रीनल मेड्यूला को जैसी स्टिमुलेट करेगा इट विल रिलीज एड्रेनालिन या फिर एपिनेफ्रिन। एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन इज़ मोर लाइक अ हार्मोन रादर देन अ न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि ये ब्लड में रिलीज होता है, ब्लड के थ्रू ये जाता है, तो इसलिए इट्स मोर लाइक अ हार्मोन रादर देन अ न्यूरोट्रांसमीटर। अब यही चीज़ हम देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं जो ACH रिलीज़ कर रहे हैं, ACH रिलीज़ होते एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करते ही यहाँ पे भी अब एसिटाइल कोलिन NN रिसेप्टर पे वहाँ भी वर्क कर रहा था, यहाँ पे भी करेगा। और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर अब वहाँ पे कोलिनर्जी, अब यहाँ पे कैटेकोलामिन्स रिलीज़ कर रहा था, बट यहाँ पे ये एसिटाइल कोलिन ही रिलीज़ करेगा, इसलिए इसे कोलिनर्जिक सिस्टम बोलते हैं। Now let's see what is the mechanism of propagation of action potential. Mechanism of propagation of action potential आपको लास्ट ईयर ही आपने सबसे बेस्ट तरीके में पढ़ा था
कि हमारा नर्व एक्सॉन है, नर्व एक्सॉन में हमारा एक्शन पोटेंशियल आ रहा है स्टिमुलेटेड बाय सोडियम। अब ये सोडियम जो आया वो यहाँ क्या करेगा, यहाँ एन में वेसाइकल्स प्रेजेंट है, ये वेसाइकल्स प्रेजेंट है। एक्शन पोटेंशियल हमारा आएगा, एक्शन पोटेंशियल विल ओपन द कैल्शियम चैनल्स, कैल्शियम अंदर आएगा, कैल्शियम अंदर आएगा, इट विल स्टिमुलेट द वेसाइकल्स, वेसाइकल नीचे आएगा, इट विल बाइंड विद द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इट विल रिलीज द ACH रिलीज होगा, जो फिर एट द एंड कहाँ पे कैच होगा, इट विल बी कॉट बाय द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जहाँ पे हमारे पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। यहाँ पे एम रिसेप्टर्स मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, मस्कैनिक रिसेप्टर्स। ये एग्जांपल है एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। अब यहाँ पे मोस्टली एम रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये एम रिसेप्टर के बारे में भी मैं आगे बताऊँगा। तो यहाँ क्या होगा, ये इसको स्टिमुलेट करेगा विच विल ओपन द सोडियम चैनल्स, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा एंड प्रोपागेशन होगा किसका, एक्शन पोटेंशियल का। इस वे में एक्शन पोटेंशियल आगे जाएगा। अब न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, अब न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन में क्या दिख रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्रिएट्स एसिटिलकोलिन, ये एसिटिलकोलिन बाहर से फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड टेक्स कोलिन, ये एक्सॉन टर्मिनल कोलिन बाहर से लेगा। माइटोकॉन्ड्रिया इसकी एसिटिल कोए क्रिएट कर रही है कोएंजाइम में, ये एसिटिल कोएंजाइम में और कोलिन मिलके फॉर्म्स एसिटाइल कोलिन। अब ये एसिटाइल कोलिन को एक बैग में, एक पाउच के अंदर, एक वेसाइकल के अंदर बंद कर दिया जाता है। यही वेसाइकल जब कैल्शियम से स्टिमुलेट होता है तो वो यहाँ पे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज़ होके ACH को रिलीज़ करते हैं। यही ACH, अब ये ACH जब बाहर निकलेगा तो इट विल बी, अब जहाँ पे फंक्शन करना है रिसेप्टर्स पे वहाँ तो करेगा, डायरेक्ट कोलिनर्जिक सिस्टम होगा। पर जब इसका यूज़ हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्राणी बैठे हैं या कुछ सब्सटेंस बैठे हैं जिन्हें बोलते हैं हम एसिटिल कोलिन एस्टरेज एंजाइम। ये एसिटिल कोलिन एस्टरेज क्या करेगा, इट विल ब्रेक डाउन द एसिटाइल कोलिन इनटू एसिटाइल एंड कोलिन। ये एसिटाइल इज कन्वर्टेड इनटू एसीटेट में बदल दिया जाएगा और ये जो कोलिन वापस टूटा इट इज़ रीअपटेकन बाय द एक्सॉन। अब ये एक्सॉन जो छोड़ा था कोलिन वही वापस ले लेगा। ये जो अपटेक है, ये अपटेक की जो प्रोसेस है यही रेट लिमिटिंग स्टेप है। जितना ज़्यादा लेगा उतना ज़्यादा फॉर्म करेगा, जितना कम लेगा उतना कम फॉर्म करेगा। अब ये तो हो गया कि ये नॉर्मल प्रोसेस था। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं कोई टाइप का ड्रग दे दूँ तो उससे किस टाइप का ब्लॉकेज आ सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले रेट लिमिटिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है उसको देखते हैं। रेट लिमिटिंग स्टेप को रोकने के लिए क्या होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप को रोकने के लिए हम एक ड्रग देते हैं, जिसे हम एक ड्रग होता है जिसके कहते हैं हेमिकोलिनियम। हेमिकोलिनियम अगर एंटर करता है, हेमिकोलिनियम अगर दिया जाता है तो जो कोलिन का रीअपटेक है वो इनहिबिट हो जाता है। तो रेट लिमिटिंग स्टेप पे जितना इनहिबिट रहेगा उतना ही कम क्या नाम से वो क्रिएट होगा, तो ACH का डिप्लीशन हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, अब हम एक और ड्रग दे सकते हैं जिसे कहते हैं वेसामिकोल। वेसामिकोल क्या होगा, वेसामिकोल इज़ बेसिकली इट इनहिबिट्स द एसिटाइल कोलिन का वेसाइकल में बंद होना। एसिटाइल कोलिन को पैक होने से रोकता है ये, कि रेडी टू बी ट्रांसफर्ड नहीं होने देता, तो ये वेसामिकोल कराता है। अब क्या बारी आती है, अब दूसरा आता है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अगर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स बॉडी के अंदर जाता है तो वो कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट कर देगा। अब ये कैल्शियम चैनल इनहिबिट होगा तो एसिटाइल कोलिन वेसाइकल्स विल नॉट फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके मेम्ब्रेन से होगा नहीं फ्यूज़ और ACH रिलीज़ नहीं होगा। अब ACH रिलीज़ फॉर एग्जांपल हो गया तो ये ACH का रिलीज़ होने से रोकेगा। अब जो रिलीज्ड ACH है उसको और इनहिबिट करने के लिए हम बंगैरोटॉक्सिन या बॉटुलिनम टॉक्सिन दे सकते हैं, तो ये देते हैं तो ACH रिलीज़ होता है। अब ये बॉटुलिनम टॉक्सिन इज़ यूज एज अ थेराप्यूटिक एजेंट, जिसके बारे में अभी आगे बताऊँगा। तो ये सब ड्रग्स होते हैं जो इस सब प्रोसेसेस को रोकते हैं।
अब आगे देखते हैं कि बॉtulinum टॉक्सिन का थेराप्यूटिक यूजेस क्या क्या है। बॉtulinum टॉक्सिन क्या करता है, ये ACH का रिलीज रोकता है बाय इनहिबिटिंग द कैल्शियम स्नेयर प्रोटीन, कैल्शियम स्नेयर्स प्रोटीन को ये इनहिबिट करता है। कैसे, क्यों करते हैं हम, ये क्यों दे रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ गिवन एज अ लोकल इंजेक्शन, एक पर्टिकुलर एरिया पे लोकलाइज्ड इंजेक्शन देते हैं हम, ताकि इसका कोई भी टाइप का टॉक्सिसिटी ना हो, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत पोटेंट पॉइजन है बॉडी के लिए, बहुत पोटेंट, इससे डेथ के भी चांसेस हो सकते हैं, इसलिए जस्ट एज अ लोकल इन्फेक्शन देते हैं। अब इसके यूजेस क्या क्या है? माइग्रेन में हेडेक कम कराने के लिए होता है। क्यों? जब ACH हमारी बॉडी में निकलता है तो वो हमारे पेन परसेप्शन को कम करता है। लास्ट ईयर हमने पेन चैप्टर में पढ़ा था कि एसिटाइल कोलिन इज़ अ मीडिएटर और एज अ क्या बोलते हैं उसको, एक अलावर होता है, एक स्टिम्युलेटर होता है जो पेन बढ़ाता है, जो पेन परसेप्शन कराने में हेल्प करता है। तो ACH को फिर अब जितना कम ACH निकलेगा पेन कम फील होगा, तो माइग्रेन का हेडेक कम करने के लिए देते हैं। मसल डिस्टोनिया, मसल की अगर मसल की टोनिसिटी बहुत बढ़ जाएगी तो उसको कम कराने के लिए देंगे। हाइपर एक्सेसिव हाइड्रोसिस, स्वेटिंग बढ़ाते वक्त के लिए देते हैं। क्यों? अब बहुत ज़्यादा ACH निकलेगा, अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा करेगा तो अगर ये सिस्टम ज़्यादा वर्क करेगा, कोलिन ज़्यादा निकलेगा तो स्वेटिंग ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्टिमुलेशन होगा। तो जैसे कई लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पैर में आता है, ये सब को कंट्रोल करने के लिए ये दिया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, एक्लेशिया में यूज़ होता है, स्पास्मोडिक टोटिकोलाई में यूज़ होता है, मसल स्पास्टिसिटी में यूज़ होता है, निस्टैग्मस में यूज़ होता है। बेसिकली जो भी कोलिनर्जिक पॉइजनिंग के केसेस है कि बहुत ज़्यादा एस्टाइल कोलिन निकलने के चक्कर में जो चीज़ें हो रही है, दिस इज़ द थिंग वी गिव टू रिवर्ट दैट, उस चीज़ से बचाने के लिए करते हैं। तो प्रेपरेशंस क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में हमारे पास? तो हमारे पास ओना बॉट्यूलिनम टॉक्सिन ए प्रेजेंट है, जिसे इन शॉर्ट हम बोटॉक्स बोलते हैं, या हमारे पास एबो बॉट्यूलिनम टॉक्सिन ए है जिसे हम डिस्पोर्ट बोलते हैं। और क्या है, हमारे पास इनो बॉट्यूलिनम टॉक्सिन ए भी प्रेजेंट है, जिसमें से बोटॉक्स और डिस्पोर्ट हाईली यूज़ होते हैं। तो ये सारे प्रेपरेशन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये होता है बॉट्यूलिनम टॉक्सिन का यूजेस। अब देखते हैं कि एस्टाइल कोलिन को डिग्रेड कैसे करते हैं। अब दो तरीके से डिग्रेड किया जाता है, एक है एंडोजीनस और दूसरा है एक्सोजीनस। एंडोजीनसली ये तो एस्टाइल कोलिन एस्टरेज से होता है, जो ऑलमोस्ट हर एक कोलिनर्जिक एरिया में प्रेजेंट होता है और अटैच्ड ऑन पोस्ट सिनेप्टिक ऑर्गन्स। ये पोस्ट सिनेप्टिक ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहता है और हर एक कोलिनर्जिक साइट्स में, RBC, ग्रे मैटर, ये सारी जगहों पे है। एक्सोजीनसली हमें देखने तब मिलता है, एक्सोजीनस में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं सूडो एस्टाइल कोलिन एस्टरेज, या शॉर्ट में पछे करके याद कर लिए और इसे अच्छे करके याद कर लिए, ऐसी इन जनरल एक फ़नी वे टू रिमेंबर। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली एक्सोजीनस में होता क्या। एक्सोजीनस में बहुत स्लो वर्क होता है, स्लो वर्किंग होगी। अब इसे हम एज ए ड्रग यूज़ करते हैं, ड्रग यूजेज। अब इसमें क्या, इसका नाम तो हमने देख लिया कि स्यूडोकोलिनेस्टरेज, या एक और नाम आता है इसका ब्यूटाइरिल कोलिनेस्टरेज, बच्चे। और दूसरा क्या नाम आता है, ब्यूटाइरिल कोलिनेस्टरेज, ये प्रेजेंट रहता है। ये बेसिकली कहाँ पे स्टिमुलेट, कहाँ के डिग्रेड करेगा? दिस यूजुअली डिग्रेड्स द एस्टाइल कोलिन प्रेजेंट इन प्लाज्मा, या इन जनरल वी कैन से ब्लड। ये ऐसी जगहों पे रिलीज़ करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने ड्रग में कोई कोलिनर्जिक सब्सटेंस या कोलिनर्जिक ड्रग दिया है, उसको डिग्रेड करने का काम ये करेगा स्यूडोकोलिनेस्टरेज या ब्यूटाइरिल कोलिनेस्टरेज, ये दोनों वर्क करेंगे। और जो हमने इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, ये जो नेचुरल एस्टाइल कोलिन रिलीज़ है, उन सब को एस्टाइल कोलिनेस्टरेज डिग्रेड करेगा। अब देखते हैं रिसेप्टर कौन कौन से हैं। अब हमारे पास दो टाइप के रिसेप्टर्स हैं, एक है मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, और दूसरा है निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ये है आयन चैनल रिसेप्टर्स, आयनोट्रॉपिक है।
तो ये देखने मिलता है। अब देखते हैं कि मस्कैरेनिक जी प्रोटीन रिसेप्टर में कितने टाइप हैं। हमारे पास 5 टाइप हैं, M1, M2, M3, M4, M5, जिसमें से M1, M3 एंड M5 ये जी स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स है, ये स्टिमुलेटरी इन नेचर होते हैं। और वहीं पे M2 एंड M4 ये इनहिबिटरी इन नेचर होते हैं। अब मस्कैरेनिक रिसेप्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है 7 ट्रांस मेम्ब्रेन सर्पेंटाइन स्ट्रक्चर, ये इसका होता है स्ट्रक्चर। 7 ट्रांस मेम्ब्रेन, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये इसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखते हैं एक एक कहाँ प्रेजेंट होता है और क्या क्या वर्क करता है। तो सबसे पहले देखते हैं M1 में क्या हो रहा है। M1 में क्या हो रहा है कि इसका लोकेशन सबसे पहले देखते हैं CNS में क्या करता है। CNS में ये प्रेजेंट है हिप्पोकैम्पल एरिया में। अब हिप्पोकैम्पल एरिया में अगर इसके कारण कैल्शियम का रिलीज ज़्यादा होता है तो देयर विल बी इंक्रीज इन एक्शन पोटेंशियल। उसके कारण क्या होगा, हम लोग का कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ेगा, मेमोरी कैपेसिटी बढ़ेगी, देयर विल बी इंक्रीज इन लर्निंग कैपेसिटी एंड मोटर फंक्शन कैपेसिटी होगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक ड्रग है जिसे हम टेक्लीफेंसिन बोलते हैं। दिस इज़ अ मायोकार्डियल इन्फार्क्शनल एगोनिस्ट। ये यहीं पे देते हैं जिसके कारण इट लीड्स टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। कोलिनर्जिक पॉइजनिंग के टाइम क्या होता है? कोलिनर्जिक पॉइजनिंग के टाइम ACH बहुत रिलीज होता है और ACH वर्क्स एज अ काउंटर सब्सटेंस या काउंटर केमिकल फॉर डोपामीन। जो भी काम डोपामीन करता है ACH उसका प्योर उल्टा करता है। तो डोपामीन इज़ अ स्टिमुलेटरी स्ट्रक्चर जो अल्जाइमर्स को बचाएगा। फॉर एग्जांपल वो उसका अंदर में जितने मिसफोल्डेड प्रोटीन है उन सबको नॉर्मल रखेगा, उसकी सेल की हेल्थ बनाए रखेगा। अब अगर ACH इंक्रीज होता है तो डोपामीन की एक्टिविटी कम हो जाएगी, विच विल लीड टू न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, अल्जाइमर्स डिजीज। तो ये कोलिनर्जिक पॉइजनिंग के कारण होता है। अब GIT में क्या हो रहा है? GIT में इसके कारण सारे सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे, एक्सेप्ट बाइल सिक्रीशन, पेरिस्टालसिस बढ़ जाएगा, एपिटाइट बढ़ जाएगा, क्योंकि रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम में पेरिस्टालसिस बढ़ेगा डाइजेशन के लिए और एपिटाइट बढ़ेगा, क्योंकि अब खाली बैठे रहोगे तो क्या होगा, भूख लगेगी। अब M3 में क्या होता है? सारे स्टिमुलेटरी के बारे में मैं पहले बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊँगा क्या है इनहिबिटरी। अब M3 क्या होता है? GIT में क्या करेगा? सारे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, बाइल पिगमेंट यहाँ पे भी नहीं निकलेगा। ग्लैंड्स में क्या होगा? सारे सिक्रीशन बढ़ जाएंगे। ब्रोंकस में क्या होगा? ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा विच मे लीड टू ब्रोंकोस्पाज्म या फिर एस्थमा, ये हो सकता है। ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा जो मिक्चुरेशन बढ़ाएगा। आइरिस सर्कुलर मसल्स को क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। मियोसिस के लिए स्फिंक्टर प्यूपिले मसल को स्टिमुलेट करेगा विच विल कॉन्ट्रैक्ट एंड लीड टू मियोसिस। ब्लड वेसल्स में क्या काम करता है? ब्लड वेसल्स में 2 तरीके से काम करता है, या तो एंडोथीलियम पे वर्क करेगा या तो एंडोथीलियल स्मूथ मसल्स पे वर्क करेगा। अब एंडोथीलियम में कैसे वर्क करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंडोथीलियम को स्टिमुलेट करेगा जिसके कारण अंदर कैल्शियम रिलीज बढ़ेगा। अब जो कैल्शियम रिलीज बढ़ा है वो क्या करेगा? एंडोथीलियल एंड्स को है ना स्टिमुलेट करता है। अब ये जो स्टिमुलेटेड एंड्स है वहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं हम एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम। ये क्या करेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कराएगा। अब नाइट्रिक ऑक्साइड है क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड इज टेक्निकली एंडोथीलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर। ये अब इससे नाम से ही सिंपल समझ में आ रहा है, एंडोथीलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर मतलब रिलैक्स कराएगा, तो वाइसोडाइलेशन करा लेगा। अब ये वाइसोडाइलेशन प्रीडोमिनेंट रहता है या इन जनरल यही होता है। फॉर एग्जाम्पल बाय एनी मीन्स देयर इज अ डैमेज टू द एंडोथीलियम। अब एंडोथीलियम डैमेज होगा और PNS तो अभी भी इसको स्टिमुलेट कर रहा है, तो जो एंडोथीलियल सेल्स है वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करेंगे, जो उनमें कैल्शियम आएगा, तो वो जो कैल्शियम क्या कर रहा था? एंडोथीलियम को स्टिमुलेट कर रहा था और एंडोथीलियम ये नाइट्रिक ऑक्साइड निकाल रहा था। अब क्या, एंडोथीलियल तो डैमेज हो गया, वहाँ पे स्पेसेस आ गए, तो जो कैल्शियम रिलीज होगा वो डायरेक्टली उसके स्मूथ मसल में जाके एक्शन करेगा। अब डायरेक्टली स्मूथ मसल में एक्ट करेगा तो कैल्शियम तो स्टिमुलेटरी है, तो जैसे ही वो स्मूथ मसल को कांटेक्ट में आएगा, स्टिमुलेट करेगा, इट विल कॉन्ट्रैक्ट, तो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। पर ये कब होता है? जब एंडोथीलियल डैमेज हो। नॉर्मल एंडोथीलियम के टाइम पे वासोडाइलेशन इज प्रीडोमिनेंट। M5 में क्या होगा? इट इज़ मोर लाइक M1,
CNS में प्रेजेंट होता है। CNS में क्या कराता है? इट डायलेट्स द सेरिब्रल आर्टीरियोल, ये डोपामिन को फैसिलिटेट करवाता है। एंड इट मीडिएट्स द रिवॉर्डिंग बिहेवियर, जो रिवॉर्डिंग बिहेवियर, जो हैप्पी बिहेवियर आता है जब हम को कोई रिवॉर्ड मिलता है, वो चीज़ को फैसिलिटेट कराता है, जो कि डोपामिन के कारण होता है, इसीलिए फैसिलिटेट डोपामिन भी होता है। और आर्टीरियोल बढ़ाता है ताकि और न्यूरोट्रांसमीटर्स वहाँ पहुँच सके। इट इज स्टिमुलेटरी इन नेचर। अब क्या होगा, जी इनहिबिटरी के बारे में बात करते हैं। तो M2 रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट है, वो क्या करता है? अब सबसे पहले देखते हैं कि जो ANS है उसका जो नोड्स है उसमें ज़्यादा एक्शन है रेदर देन जो मायोकार्डियम है। तो नोड, तो सादी सी बात है, जो मायोकार्डियल चेंजेस हमें कम दिखेंगे इसके चक्कर में हमें जो नोड्स है, जो SC नोड है, AV नोड है, उनमें चेंजेस ज़्यादा दिखेंगे। तो एग्जांपल क्या होता है? फॉर एग्जांपल क्या है ये? फॉर एग्जांपल ये SA नोड की मेम्ब्रेन है, इसके मेम्ब्रेन में M2 एंड M4 रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब M2 और M4 रिसेप्टर अपने अपने न्यूरोट्रांसमीटर से स्टिमुलेट हुए। अब अंदर में हमें पता है कि जो G कपल्ड प्रोटीन है उनके पास 3 सब यूनिट्स रहते हैं, बीटा, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब जो बीटा एंड गामा सब यूनिट्स हैं वो क्या करेंगे? कैल्शियम चैनल्स को स्टिमुलेट करेंगे। तो इसके चक्कर में क्या होगा? देयर विल बी इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस बाहर निकलते जाएंगे। अब कैल्शियम आयंस बाहर जा रहा है मतलब क्या है? अंदर में पोलैरिटी गिरते जा रही है, सोडियम चैनल ओपन नहीं है, तो अंदर में और पोलैरिटी गिरते जा रही है। तो क्या हो रहा है? हाइपरपोलराइजेशन हो रहा है, जिसके कारण और उसकी रेट कम हो जाएगी, बीटिंग कम हो जाएगी ऐसे नोड की। और क्या हो रहा है? जो अल्फा सब यूनिट है वो साइक्लिक AMP को इनहिबिट करता है। तो साइक्लिक AMP अगर इनहिबिट हो गया तो वो जाके एडिनाइलिल साइक्लेस को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा। अब एडिनाइलिल साइक्लेस स्टिमुलेट नहीं हो रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है? देयर विल बी रिड्यूस्ड इम्पल्स जनरेशन। इम्पल्स जनरेशन और नहीं होगा, और कैल्शियम एंटर नहीं करेगा, जैसे हम लास्ट ईयर देखे थे, और कैल्शियम नहीं जाएगा। तो इसके चक्कर में इट विल फाइनली लीड टू ब्रैडीकार्डिया। इट विल फाइनली लीड टू ब्रैडीकार्डिया होगा, या फिर हार्ट रेट रिड्यूस्ड, ये होगा इसके कारण। AV नोड में क्या फंक्शन करता है? AV नोड के टाइम क्या हो रहा है? इट ब्लॉक्स AV कंडक्शन। जो AV नोड का जो कंडक्शन है टू द बंडल ऑफ हिज, वो उसको रोकेगा, तो मायोकार्डियम का कॉन्ट्रैक्शन कम होगा। और क्या होगा? M4 वर्क्स एज M2 पर CNS में वर्क करता है। अब देखते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर में क्या हो रहा है। निकोटिनिक रिसेप्टर में क्या हो रहा है? उसके पास 2 टाइप के रिसेप्टर्स है, एक है NN जैसे हमने ऊपर देखा था, और एक है NM। अब NN रिसेप्टर्स में क्या हो रहा है? NN का मीनिंग है न्यूरोनल निकोटिनिक रिसेप्टर, और NM का मतलब है मस्कुलर निकोटिनिक रिसेप्टर। तो अब देखते हैं न्यूरोनल निकोटिनिक रिसेप्टर्स क्या है। इट इज स्टिमुलेटरी इन नेचर। ये बोथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों जगह प्रेजेंट है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा तो क्या निकलेगा? डोपामिन निकलेगा, नॉरएपिनेफ्रिन निकलेगा, एड्रेनर्जिक सिस्टम। और अगर PNS को ही स्टिमुलेट करता है तो वो और एसिटाइलकोलिन का रिलीज बढ़ाएगा। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर में प्रेजेंट होता है, जैसे हमने ऊपर देखा था कि प्री गैंग्लियोनिक एसिटाइलकोलिन रिलीज कर इनटू द पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर्स, तो ये वहाँ प्रेजेंट है। अगर ये एड्रिनल मेडुला को स्टिमुलेट करता है तो मैंने ऊपर बताया था कि एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन रिलीज करता है, विच इज़ मोर लाइक अ हार्मोन। अब देखते हैं कि NM रिसेप्टर्स कहाँ जाते हैं। तो मस्कुलर निकोटिनिक रिसेप्टर्स ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली, एंड इट कॉज डीपोलराइजेशन ऑफ मसल। ये ऐसा होता है। ये मेनली कहाँ इस पे काम आता है? मायस्थीनिया ग्रेविस के टाइम पे क्या होता है? देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है विच वर्क्स अगेंस्ट द NM रिसेप्टर। सॉरी, मैंने यहाँ NM NN लिख दिया है। इट वर्क्स अगेंस्ट द NM रिसेप्टर। अब ये जो NM रिसेप्टर है वो डिस्ट्रॉय होंगे तो क्या होगा? मसल का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा एंड इट विल लीड टू मसल फटीग। तो रिसेप्टर ही नहीं रहेगा तो ACH कितना भी आए कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं, इम्पल्स जाएगा नहीं, तो लीड टू मसल फटीग। तो ये चीज़ हमें देखने मिलती है। अब फाइनल देखते हैं कौन से ड्रग्स किस पे एक्ट करते हैं, एंड कौन से ड्रग्स में क्या होगा कि
किसके एगोनिस्ट है, क्या कौन से रिसेप्टर का क्या उसका अपना पर्टिकुलर एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट है। तो एंटागोनिस्ट के लिए मैं ग्रीन कलर यूज़ करूँगा, एंटागोनिस्ट के लिए मैं ग्रीन कलर यूज़ करूँगा, और मैं एगोनिस्ट के लिए मैं एगोनिस्ट के लिए ग्रीन कलर यूज़ करूँगा, एंड फॉर एंटागोनिस्ट आई यूज़ रेड कलर। सिंपल सी चीज़ है, ग्रीन फॉर गो मतलब स्टिमुलेटरी, और रेड फॉर स्टॉप मतलब इनहिबिटरी, कौन उसे रोकेगा। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले M1 रिसेप्टर में क्या हो रहा है। M1 रिसेप्टर में हमें जो एगोनिस्ट मिलते हैं उसका नाम आता है ऑक्सी ट्रिमोरिन और मस्कैरिन। नाम से ही नाम का याद रहेगा, मस्कैरिन। अब देखते हैं M2 में क्या देखने मिलेगा। M2 में हमें देखने मिलेगा क्या, M2 में हमें देखने मिलेगा मिथाकोलिन, ये हमारे M2 में देखने मिलेगा। M2 वाली ही चीज़ M4 में भी एक्ट करेगी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ M3। M3 में क्या देखने मिल रहा है। M3 में हमें देखने मिलेगा कि बिथेनिकॉल काम कर रहा है, इस पर बिथेनिकॉल एज ए एगोनिस्ट काम कर रहा है। और क्या काम कर रहा है, M5 में भी M1 के ही काम करेंगे रिसेप्टर्स, क्योंकि इट्स मोर लाइक M1। और फॉर एक और होता है, अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे हो रहा है कि जो प्री गैंग्लियोनिक है और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है, CNS PNS में, उसमें क्या होता है कि ACH भी रिलीज़ कर रहा है। टेक्निकली PNS में हमने क्या देखा था कि ACH रिलीज़ कर रहा है और आखिरी में कैटेकोलामिन्स रिलीज़ कर रहा है। बट अगर बाय एनी मीन्स PNS का ही कोई सिस्टम दोनों जगह ACH रिलीज़ करे तो क्या देखने मिलेगा, इट विल बी सीन एज क्या, निकोटिनिक CNS निकोटिनिक रिसेप्टर्स। इसको भी कोई तो सिमुलेट और इनहिबिट करेगा। तो क्या देखने मिलेगा हमें, तो हमें देखने मिलेगा कार्बाकॉल इज एगोनिस्ट ऑफ CNS निकोटिनिक रिसेप्टर्स। अब देखते हैं कि एंटागोनिस्ट क्या क्या मिलता है। तो M1 का एंटागोनिस्ट जो है, M1 को कौन इनहिबिट कर रहा है। M1 को इनहिबिट करने के लिए एक बहुत कॉमन सा नेम है एट्रोपिन उसे करेगा। और क्या है, पायरेनजीपिन एक और नाम आता है टेलेंजापिन, ये इसके एंटागोनिस्ट हैं। अब देखते हैं M2 के क्या हैं। M10 में मिथोकोलिन को हमने एज अ वो देखा एगोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट में मिथोक्ट्रामीन, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, मिथोक्ट्रामीन दिखेगा। सेम नाम सेम वो, तो ऐसे याद रह जाएगा। और सेम ऐसी एक और राइमिंग नेम ट्रिप्टामीन, ये इसको इनहिबिट करेगा। अब M3 में क्या देखने मिलेगा, M3 के लिए है सोलेफेनासिन, एक एट्रोपिन तो करता ही है, और क्या क्या है, सोलफेनासिन एंड डायरेफेनासिन, ये हमें देखने मिलता है। सोलेफेनाजिन और डायरेफेनाजिन पे स्ट्रेट क्वेश्चन भी उठ के आए। एंड CNS निकोटिनिक रिसेप्टर्स के होते हैं डी ट्यूबोक्यूरारिन। अब ये न्यूरोनल फंक्शंस के हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे NM और NN इन दोनों के कौन है। अब NN का पहले देखेंगे तो एगोनिस्ट है निकोटीन या DMPP, इसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मुश्किल नाम है, वैसे भी याद नहीं होगा। एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट में हमें क्या मिलेगा, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स जिसका नाम है हेक्सामेथोनियम।
और क्या मिलेगा हमें एगोनिस्ट में? अब एनएम के देखें तो क्या मिलेगा? निकोटिनिक एंड पीटीएमएन। एंड एंटागोनिस्ट में क्या मिलेगा? नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंस देंगे, जिसका नाम अभी हम अनुपन देखे थे, डी ट्यूबोक्यूरेरिन, वेक्यूरोनियम, मेटाक्यूरिन, सिस एट्राक्यूरेरिन। जो भी क्यूरेरिन, क्यूरोनियम, क्यूरिन, ये टाइप के नाम होंगे वो एंटागोनिस्ट होंगे किसके? एनएम रिसेप्टर्स के। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ द एएनएस और उसके रिसेप्टर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब।